जरा सोचिए, एक 13 साल का लड़का जो अचानक युद्ध के मैदान में उतरता है और हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, एक ऐसे बादशाह की जिसने एक साम्राज्य को सिर्फ जीता नहीं बल्कि अपनी सोच से, अपनी नीतियों से गढ़ा। तो चलिए इस असाधारण सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यही वो उम्र थी जब उसके कंधों पर एक बिखरते हुए साम्राज्य का पूरा बोझा पड़ा। और ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, ये तो एक तरह की अग्नि परीक्षा थी। सिर्फ 13 साल। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब दुनिया बस समझ आनी शुरू ही होती है। उस उम्र में अकबर को एक पूरे साम्राज्य की उसकी किस्मत लिखनी थी, और बस यहीं से उसकी उस असाधारण यात्रा की शुरुआत होती है। तो अकबर को जो गद्दी मिली ना, वो कोई फूलों की सेंज नहीं थी। सच कहें तो वो कांटों का ताज था। उसके पिता हुमायूं की अचानक मौत हो गई थी और इस वजह से पूरा साम्राज्य एक ऐसे गहरे संकट में चला गया था जहां से वापसी लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। मतलब हालात बहुत ही नाजुक थे। पिता का साया सर से उठ चुका था, उम्र अभी कच्ची थी, और सत्ता की जो असली चाबी थी वो थी उसके संरक्षक बैरम खां के पास। और इन सब मुश्किलों के बीच दिल्ली पर कब्जा जमाए खड़ा था एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन, हेमू विक्रमादित्य। लेकिन अकबर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने इन सारे संकटों का डटकर सामना किया, और यहीं से, उसी मुश्किल घड़ी से, मुगल साम्राज्य की वो बुनियाद रखी गई जो फिर सदियों तक कायम रही। इसका सबसे पहला और बड़ा सबूत मिला 1556 में। जगह थी पानीपत का मैदान। पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये एक ऐसी निर्णायक जंग थी जिसने सब कुछ बदल दिया। हेमू की हार हुई और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की वापसी पर पक्की मुहर लग गई। कह सकते हैं कि अकबर के युग का असली आगाज यहीं से हुआ। और फिर देखिए, कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ 4 साल बाद 1560 में अकबर ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपने शक्तिशाली संरक्षक बैरम खान को ही किनारे कर दिया और सत्ता की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। ये एक जबरदस्त राजनीतिक दाव था जिसने सबको साफ साफ बता दिया कि अब असली बादशाह कौन है। लेकिन अकबर का असली कमाल सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो ये बात बहुत जल्दी समझ गया था कि एक महान साम्राज्य सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं टिक सकता। उसके लिए चाहिए एक मजबूत और न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव। और इसी एकीकरण की नीति के रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती बनके खड़े हुए मेवाड़ के महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी की लड़ाई को सिर्फ 2 सेनाओं की जंग समझना गलत होगा। ये असल में 2 विचारधाराओं का टकराव थी। एक तरफ था साम्राज्य का विस्तार, तो दूसरी तरफ अपनी आजादी की रक्षा का जज्बा। जंग के मैदान में भले ही नतीजा मुगलों के पक्ष में रहा हो, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो अकबर के सामने सबसे पहली और बड़ी समस्या क्या थी? वो थी उसकी सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि पूरी तरह से अनुशासनहीन और अविश्वसनीय थी। अब ऐसे बिखरे हुए ढांचे के साथ इतने बड़े साम्राज्य को संभालना नामुमकिन था। और इस समस्या का अकबर ने क्या समाधान निकाला? मनसबदारी प्रणाली। ये एक क्रांतिकारी सिस्टम था। इसने सेना से लेकर प्रशासन तक हर अधिकारी को एक रैंक दिया, जिसे मनसब कहते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी और वफादारी सीधे बादशाह से जुड़ गई। मतलब इस एक सिस्टम ने एक साथ कई समस्याओं को हल कर दिया। सेना में डिसिप्लिन आ गया, अधिकारियों की वफादारी सीधे बादशाह के लिए पक्की हो गई, और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट, मतलब कुशल बन गया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अकबर ने ध्यान दिया रेवेन्यू सिस्टम पर। उसके वित्त मंत्री थे टोडरमल, और उन्होंने लागू की जब्त प्रणाली। इसके 3 बहुत ही सरल स्टेप्स थे। पहला, जमीन को एकदम सटीक तरीके से मापना। दूसरा, ये देखना कि फसल की पैदावार कितनी हो रही है। और तीसरा, उसी हिसाब से एक फिक्स्ड लगान की दर तय कर देना। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे किसानों को भी सुरक्षा मिली और साम्राज्य का खजाना भी बढ़ता रहा। लेकिन अकबर ये भी जानता था कि एक साम्राज्य सिर्फ सेना और खजाने के दम पर नहीं चल सकता। असली और सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के दिलों को जोड़ना। उस दौर का भारत धार्मिक संघर्षों से जूझ रहा था, और ये चीज साम्राज्य की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। और इस चुनौती का जवाब था अकबर का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार, सुलह एक कुल। इसका मतलब है सार्वभौमिक शांति। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो सभी धर्मों का सम्मान करने और उनके बीच टॉलरेंस यानी सहिष्णुता को बढ़ावा देने की बात करती थी।
सच कहूं तो ये अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच थी। और हाँ, ये सिर्फ कोई खोखला विचार नहीं था। अकबर ने इसे हकीकत में भी बदला। उसने सबसे पहले गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया। फिर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। ये एक ऐसी जगह थी जहां सभी धर्मों के विद्वान एक साथ बैठकर चर्चा करते थे। और उसने दीन इलाही की भी शुरुआत की, जो कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एक जीवन जीने का तरीका था। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी नीतियों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग। एक ऐसा दौर जब साम्राज्य ने कला, संस्कृति, विस्तार हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की। अकबर के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार देखने लायक था। गुजरात से लेकर बंगाल तक और काबुल से लेकर दक्कन तक मुगल परचम लहराया। और ये विस्तार सिर्फ सैन्य ताकत का नतीजा नहीं था, नहीं, ये उस मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव नींव का कमाल था जो अकबर ने खुद तैयार की थी। ये सिर्फ जमीन जीतने की कहानी नहीं थी, ये एक कल्चरल रेनेसा, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी दौर था। फतेहपुर सीकरी जैसे भव्य शहर बसाए गए, पेंटिंग और आर्ट अपने चरम पर पहुंची, और भारतीय और फारसी कल्चर के संगम ने एक बहुत ही अनोखी और जीवंत कला को जन्म दिया। फिर साल आया 1605, जब अकबर इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी असली विरासत सिर्फ उसके बनाए साम्राज्य तक ही सीमित नहीं थी। वो अपने पीछे एक ऐसी सोच, एक ऐसा आइडिया छोड़ गया जिसने आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाया। अकबर के बाद हाँ, उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा, लेकिन अकबर की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? वो थी एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव तलवार से ज्यादा उसकी नीतियों पर टिकी थी। ये शासन का एक ऐसा मॉडल था जो आने वाले कई मुगल बादशाहों के लिए एक मिसाल बन गया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। अकबर सिर्फ एक बादशाह का नाम नहीं है, बल्कि एक विचार का नाम है। एक ऐसा विचार जो एकता, सहिष्णुता और कुशल प्रशासन पर आधारित था। और यही वो विचार था जिसने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर ने जिस नींव को रखा था ना, उसी पर एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी हुई जिसकी गूंज आज